दोस्तों, सिलिकॉन वैली में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया बदलना चाहते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क, इन्हें हम मिशनरीज कहते हैं। और दूसरे वो जो सिर्फ जीतना चाहते हैं, जो दुनिया को एक जंग का मैदान समझते हैं, इन्हें हम मर्सिनरीज यानी किराए के सैनिक कहते हैं। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जो सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा मर्सिनरी है। एक ऐसा आदमी जिसके पास आज $400 बिलियन, करीब 33 लाख करोड़ रुपए की दौलत है। वो आदमी जो मार्वल की टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का असली इंस्पिरेशन था। वो आदमी जिसने स्टीव जॉब्स को सिखाया कि बिजनेस कैसे करते हैं और इलॉन मस्क को सिखाया कि बैग यानी भीख कैसे करते हैं जब चिप्स की ज़रूरत हो। उसका नाम है लैरी एलिसन, ओरेकल का फाउंडर। लेकिन ये कहानी किसी टेक नर्ड की नहीं है, ये कहानी एक वॉरलॉर्ड की है। उनका एक फेमस कोट है जो उनकी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। इट इज़ नॉट इनफ दैट आई विन, ऑल अदर्स मस्ट लूज। मेरा जीतना काफ़ी नहीं है, बाकी सबका हारना ज़रूरी है। आज हम लैरी एलिसन के दिमाग को डिकोड करेंगे। कैसे एक अनाथ बच्चा जिसे उसके बाप ने कहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, आज दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। और क्यों 81 साल की उम्र में भी वो मौत से डरता नहीं बल्कि उस पर गुस्सा करता है। आइए शुरू करते हैं द रियल आयरन मैन की कहानी। चैप्टर 1, द वूंड, वो जख्म जो कभी नहीं भरा। लैरी एलिसन की कहानी शुरू होती है ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में 1944 में। जब वो सिर्फ 9 महीने के थे, उन्हें निमोनिया हो गया। उनकी बायोलॉजिकल मदर सिर्फ 19 साल की थीं, वो उन्हें संभाल नहीं पाईं। उन्होंने लैरी को ट्रेन में बिठाया और शिकागो भेज दिया, अपनी आंट और अंकल के पास, हमेशा के लिए। लैरी को 12 साल की उम्र तक पता भी नहीं था कि वो अडॉप्टेड हैं। जब उन्हें पता चला तो उनके अंदर एक गहना जख्म बन गया। उन्हें लगा कि उनकी असली माँ ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन असली जंग उनके घर के अंदर थी। उनके अडॉप्टिव फादर लुइस एलिसन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। वो डिप्रेशन के मारे हुए थे, डरपोक थे और हमेशा नेगेटिव रहते थे। वो लैरी को रोज कहते थे, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर गुड फॉर नथिंग। सोचिए, एक बच्चा जिसे रोज सुनने को मिले कि वो फेल है। इस चीज ने लैरी को तोड़ने के बजाय उन्हें एक मॉन्स्टर बना दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो इतने अमीर और पावरफुल बनेंगे कि दुनिया का हर वो आदमी गलत साबित हो जाए जिसने उन पे शक किया था। लैरी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय गए, लेकिन वहां उनकी अडॉप्टिव मदर, जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, कि कैंसर से मौत हो गई। लैरी टूट गए। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए। वहां भी सिर्फ एक सेमेस्टर टिक पाए, लेकिन वहां उन्होंने एक चीज सीख ली, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। 22 साल की उम्र में बिना किसी डिग्री के अपनी पुरानी गाड़ी में अपना सारा सामान डालकर लैरी कैलिफोर्निया निकल गए। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ गुस्सा और खुद को साबित करने की जिद। मेंटल मॉडल नंबर 1, द चिप ऑन द शोल्डर। दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स अक्सर वो होते हैं जिन्हें बचपन में किसी ने रिजेक्ट किया होता है। लैरी का पूरा एम्पायर उस रिजेक्शन का बदला है। चैप्टर 2, द CIA प्रोजेक्ट एंड द थेफ्ट, कैसे बनी ओरेकल। 1970s में लैरी छोटी मोटी जॉब्स कर रहे थे। वो एम्पेक्स नाम की कंपनी में काम करते थे। वहां उनका कोड नेम था प्रोजेक्ट ओरेकल। ये प्रोजेक्ट किसके लिए था? CIA के लिए। CIA को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो दुनिया भर के स्पाइस का डेटा स्टोर कर सके और तुरंत ढूंढ सके। यहाँ लैरी ने दो दोस्तों से दोस्ती की, बॉब माइनर जो एक जीनियस कोडर था, और एड ओट्स। लैरी खुद मानते हैं कि वो एवरेज प्रोग्रामर थे, लेकिन वो दुनिया के बेस्ट सेल्समैन थे। एक दिन एड ओट्स ने लैरी को एक रिसर्च पेपर दिखाया जो IBM, उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी, ने लिखा था। उस पेपर में एक नई टेक्नोलॉजी का जिक्र था, रिलेशनल डेटाबेस यानी SQL। सिंपल शब्दों में, पहले डेटा को स्टोर करना फाइल्स के ढेर जैसा था, ढूंढना मुश्किल था। IBM ने तरीका निकाला था डेटा को टेबल्स में यानी रोज और कॉलम्स में रखने का, जैसे आज एक्सेल में होता है। लेकिन IBM सुस्त था। उन्होंने टेक्नोलॉजी खोज ली थी, लेकिन वो उसे बेच नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका पुराना बिजनेस खराब हो जाएगा। लैरी ने सोचा, अगर IBM नहीं करेगा तो मैं करूंगा। 1977 में लैरी ने अपनी कंपनी शुरू की। टोटल पैसा लगाया $2000। उन्होंने डिसाइड किया कि वो IBM की टेक्नोलॉजी को कॉपी करेंगे और उनसे पहले मार्केट में लाएंगे। उन्होंने कंपनी का नाम रखा ओरेकल, वही नाम जो CIA के प्रोजेक्ट का था, क्योंकि वो साउंड करता था कि ये सब कुछ जानता है। द वर्जन 2 ट्रिक। जब उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया तो लॉजिकली उसका नाम वर्जन 1 होना चाहिए था, लेकिन लैरी को पता था कि कोई भी कंपनी वर्जन 1 नहीं खरीदती, क्योंकि उसमें बग्स होते हैं। तो लैरी ने क्या किया, उन्होंने पहले वर्जन का नाम ही वर्जन 2 रख दिया।
मार्केट को लगा कि ये पुरानी और टेस्टेड कंपनी है। कस्टमर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उनका पहला कस्टमर कौन था? CIA। यहाँ लैरी ने सिखाया कि परसेप्शन इज रियलिटी, जो दिखता है वही बिकता है। चैप्टर 3 द कल्ट ऑफ गोल्ड, अग्रेशन एज स्ट्रैटेजी। ऑरेकल कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी। 1980s में ऑरेकल एक पायरेट शिप जैसी थी। लैरी एलिसन का रूल सिंपल था, ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स। उन्होंने एक सेल्स टीम बनाई जिसका नाम था द गोल्ड टीम। लैरी अपने सेल्समैन को कहते थे, जाओ और कंपटीशन का गला घोंट दो। इन सेल्स वालों को मोटिवेट करने के लिए लैरी क्या करते थे? वो लिटरली सोने के सिक्के बैग में भरकर लाते थे और जो टारगेट पूरा करता उसे दे देते। ऑरेकल का कल्चर इतना अग्रेसिव था कि लोग इसे शार्क टैंक कहते थे। लैरी का मंत्र था, हमें सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर नहीं बेचना है, हमें इंश्योर करना है कि कॉम्पिटिटर का सॉफ्टवेयर फेल हो जाए। वेपरवेयर स्ट्रैटेजी। लैरी अक्सर कस्टमर्स के पास जाते और पूछते, तुम्हें क्या फीचर चाहिए? कस्टमर कहता, मुझे X चाहिए। लैरी कहते, हमारे सॉफ्टवेयर में वो है, जबकि वो होता नहीं था। फिर लैरी ऑफिस वापस भागते और अपने इंजीनियर्स पर चिल्लाते, जल्दी से वो फीचर बनाओ, मैंने बेच दिया है। इसे टेक दुनिया में वेपरवेयर कहते हैं, वो चीज़ बेचना जो अभी हवा में है। इस स्ट्रैटेजी ने ऑरेकल को बहुत तेजी से बढ़ाया, लेकिन 1990 में ये उन पर भारी पड़ गया। सेल्स टीम ने इतना झूठ बोला कि उन्होंने वो सेल्स भी रिकॉर्ड कर ली जो हुई नहीं थी। कंपनी का स्टॉक 80% गिर गया। ऑरेकल बैंकरप्ट होने वाली थी। सबने कहा लैरी एलिसन खत्म हो गए हैं, लेकिन लैरी ने यहाँ अपनी असली ताकत दिखाई। उन्होंने रोना धोना नहीं किया। उन्होंने कंपनी के 400 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, नए मैनेजर्स लाए और कहा कि अब हम प्रोफेशनल बनेंगे। वो वापस आए और पहले से ज्यादा खतरनाक होकर वापस आए। चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ वॉर, जेंगिस खान स्ट्रैटेजी। 2000s में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बदल रही थी। लैरी एलिसन को समझ आ गया कि अब नई कंपनीज बनाने का वक्त गया, अब वक्त है खरीदने का। उनका फिलॉसफी जेंगिस खान से इंस्पायर्ड था। वो जापान के कल्चर और सैमुराई हिस्ट्री के फैन हैं, लेकिन बिजनेस में वो मंगोल वॉरलॉर्ड की तरह सोचते हैं। एक कंपनी थी पीपलसॉफ्ट। ये ओरेकल की सबसे बड़ी दुश्मन थी। पीपलसॉफ्ट का CEO लैरी का पुराना एम्प्लॉय था। 2003 में लैरी ने डिसाइड किया कि वो पीपलसॉफ्ट को खरीद लेंगे, चाहे वो बिकना चाहे या नहीं। इसे कहते हैं हॉस्टाइल टेकओवर। लैरी ने सीधा कहा, मैं पीपलसॉफ्ट को खरीदूंगा और बंद कर दूंगा, उसके सारे कस्टमर्स मेरे होंगे। ये सुनकर पीपलसॉफ्ट के कस्टमर्स डर गए। उन्होंने पीपलसॉफ्ट का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया। पीपलसॉफ्ट कमजोर हो गई। 18 महीने तक जंग चली। लैरी ने हर तरीका अपनाया, यहां तक कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया गया ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट के कूड़ेदान यानी ट्रैश में सबूत ढूंढ सकें। अंत में लैरी जीत गए। उन्होंने पीपलसॉफ्ट को $10 बिलियन में खरीदा, उसके CEO को फायर किया और कंपनी को ओरेकल में मिला लिया। इसके बाद लैरी रुके नहीं। उन्होंने सीबल, BEA, सन माइक्रोसिस्टम्स एक के बाद एक 100 से ज़्यादा कंपनीज खरीदी। लैरी ने सिलिकॉन वैली को सिखाया, इनोवेशन अच्छी है लेकिन कंसोलिडेशन यानी कब्जा करना पावर है। चैप्टर 5 द आर्टिस्ट एंड द वॉरलॉर्ड, स्टीव जॉब्स। लैरी एलिसन की लाइफ का सबसे ह्यूमन पार्ट है उनकी दोस्ती स्टीव जॉब्स के साथ। दोनों बिल्कुल अलग थे। स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट थे, उन्हें डिज़ाइन और परफेक्शन चाहिए था, उन्हें पैसे से प्यार नहीं था। लैरी एलिसन वॉरलॉर्ड थे, उन्हें स्केल और पावर चाहिए थी, उन्हें पैसे से बहुत प्यार था। लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। 30 साल तक वो हर रोज वॉक पर जाते थे। एक कहानी है 1995 की जो दोनों के फर्क को समझाती है। उस वक्त स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था। एप्पल डूब रही थी। लैरी और स्टीव एक पहाड़ कासल रॉक पर वॉक कर रहे थे। लैरी ने कहा, स्टीव, मेरे पास एक प्लान है, मैं एप्पल को खरीद लेता हूं, मेरे पास पैसे हैं, मैं पूरी कंपनी खरीद लूंगा और तुम्हें CEO बना दूंगा। हम 25% हिस्सा रखेंगे और हम दोनों अमीर हो जाएंगे। ये एक टिपिकल लैरी एलिसन प्लान था, पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व करो। स्टीव रुक गए। उन्होंने लैरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लैरी, इसीलिए तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें लगता है हर चीज़ पैसे के लिए होती है, मैं ये पैसे के लिए नहीं करना चाहता। अगर मैं एप्पल वापस जाऊंगा तो मैं मॉरल हाई ग्राउंड से जाऊंगा, मैं कंपनी को बचाऊंगा, उसे खरीदूंगा नहीं। लैरी हैरान थे। उन्होंने कहा, मॉरल हाई ग्राउंड, वो रियल एस्टेट तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन उन्होंने स्टीव की बात मानी। स्टीव जॉब्स एप्पल वापस गए, आईफोन बनाया और हिस्ट्री बदल दी। लैरी ने बाद में कहा, स्टीव सही था, एक पॉइंट के बाद पैसा मैटर नहीं करता, लेगेसी मैटर करती है।
चैप्टर 6 आयरन मैन लाइफस्टाइल लनाए आइलैंड। अगर आपको लगता है कि टोनी स्टार्क की लाइफ कूल है तो लैरी एलिसन की लाइफ देखिए। उन्होंने आयरन मैन 2 मूवी में कैमियो भी किया था। इलॉन मस्क को लोग टोनी स्टार्क मानते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क का प्लेबॉय बिलियनर वाला स्टाइल लैरी एलिसन से इंस्पायर्ड था। लैरी के पास फाइटर जेट्स हैं जो वो खुद उड़ाते हैं। उनका बेटा डेविड एलिसन भी पायलट है और टॉप गन मैवरिक मूवी का प्रोड्यूसर है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी यॉट्स हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा खर्चा था लनाए। 2012 में लैरी ने हवाई का एक पूरा आइलैंड खरीद लिया, लनाए। $300 मिलियन देकर उन्होंने 98% आइलैंड खरीद लिया। वहां के होटल्स, वहां की जमीन, वहां के रोड्स सब लैरी एलिसन का है। वो वहां एक यूटोपिया बनाना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया जो परफेक्ट हो। उन्होंने वहां हाईटेक फार्मिंग शुरू की, सेंसेई एग, ताकि बिना मिट्टी के सब्जी उगाई जा सके। वो चाहते हैं कि वो आइलैंड पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चले। ये कोई छुट्टी मनाने की जगह नहीं है, ये उनका किंगडम है, वहां वो राजा है। चैप्टर 7 द फाइनल बॉस, मौत से जंग। इतना पैसा, इतनी पावर, इतने आइलैंड्स, लेकिन एक चीज है जो लैरी एलिसन को परेशान करती है, मौत, डेथ। लैरी एलिसन मौत को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा है, डेथ मेक्स मी वेरी एंग्री। ये मुझे समझ नहीं आती। एक इंसान होता है और फिर अचानक से वो गायब हो जाता है, ये गलत है। उनके लिए मौत एक टेक्निकल ग्लिच है, एक सॉफ्टवेयर बग है जिसे फिक्स किया जा सकता है। उनकी मां की मौत ने उन्हें अंदर से हिला दिया था। वो चाहते हैं कि वो मौत को हरा दें। उन्होंने एलिसन मेडिकल फाउंडेशन शुरू की और $400 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए सिर्फ एक चीज़ पर रिसर्च करने के लिए, एजिंग को कैसे रोकें। आज वो प्रोजेक्ट रोनिन और डीएनए रिसर्च में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो मानते हैं कि डेटा और एआई का यूज़ करके हम इंसान की बॉडी को डीबग कर सकते हैं और लाइफ को लंबा कर सकते हैं। 81 साल की उम्र में वो आज भी 40 साल के दिखने की कोशिश करते हैं, जिम करते हैं और रिटायर होने का नाम नहीं लेते। चैप्टर 8 द कमबैक, एआई एंड द फ्यूचर। 2020 तक लोगों को लगने लगा था कि ओरेकल अब एक पुरानी कंपनी हो गई है। गूगल और अमेज़न क्लाउड में आगे निकल गए थे, लेकिन लैरी एलिसन लॉन्ग गेम खेल रहे थे। उन्हें पता था कि अगली क्रांति एआई होगी, और एआई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? डेटा और चिप्स। डेटा ओरेकल के पास था, दुनिया की बड़ी कंपनीज का डेटा ओरेकल पर है। चिप्स के लिए उन्हें एनवीडिया की ज़रूरत थी। सितंबर 2024 में एक मीटिंग हुई नोबू रेस्टोरेंट में। वहां लैरी एलिसन, इलॉन मस्क और एनवीडिया के सीईओ जेनसन ह्यूएंग डिनर कर रहे थे। लैरी एलिसन, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, उन्होंने एनवीडिया के सीईओ से क्या कहा? उन्होंने कहा, प्लीज़ हमारा पैसा ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन हमें जीपीयूज़ यानी चिप्स दे दो। लैरी ने डिस्क्राइब किया, मी एंड एलॉन वर बेगिंग जेनसन। मैं और एलॉन जेनसन के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि लैरी को पता है कि अगर चिप्स मिल गए तो वो वापस किंग बन जाएंगे, और वही हुआ। ओरेकल ने ओपन एआई यानी चैट जीपीटी के साथ डील साइन की, माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील की, और 2025 में ओरेकल का स्टॉक इतना भागा कि लैरी एलिसन की नेटवर्थ $400 बिलियन क्रॉस कर गई। वो कुछ वक्त के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बीजोस को पीछे छोड़ दिया। 81 साल की उम्र में लैरी एलिसन ने दुनिया को दिखा दिया कि शेर अभी भी शिकार कर सकता है। कंक्लूजन, द अनफिनिश्ड कोड। तो दोस्तों, लैरी एलिसन से हम क्या सीखते हैं? कुछ लोग उन्हें विलन कहते हैं, कुछ लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि दुनिया आपको रिजेक्ट करेगी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको गुड फॉर नथिंग बोल सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू वो डिसाइड नहीं करते, आप डिसाइड करते हैं। जीतना जरूरी है। लैरी के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। वो मानते हैं कि अगर आप खेल रहे हैं तो जीतने के लिए खेलो। अडैप्ट करो। जब डेटाबेस का ज़माना था वो डेटाबेस किंग थे। जब क्लाउड का ज़माना आया वो पीछे रह गए, लेकिन एआई के ज़माने में वो फिर वापस आ गए। लैरी एलिसन आज भी लनाए आइलैंड पर बैठकर समुद्र को देखते हुए शायद यही सोच रहे होंगे कि अगला टेकओवर किसका करना है, क्योंकि उनके लिए गेम कभी खत्म नहीं होता। द सैमुराई नेवर पुट्स डाउन हिज स्वॉर्ड। सैमुराई अपनी तलवार कभी नीचे नहीं रखता। आपको क्या लगता है, क्या लैरी एलिसन का जीतना ही सब कुछ है वाला एटीट्यूड सही है? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।